लास्ट टॉपिक हमारे एजेक्स में एक्सएमएल वाला चल रहा था। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टाइटल ट्रैक अपने कॉल किए थे और उसके बेसिस पर हमारा उस म्यूजिक एल्बम का डिटेल हमें दिखाई दे रहा था। इतना पार्ट हम लोगों ने कर लिया था इसके अंदर। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सएमएल में नंबर ऑफ जितने भी टैग्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, यूज़र डिफाइन। ठीक है, मतलब कोई भी टैग आप जो डिफाइन कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, अपने अपर केस लोअर केस जैसे भी रखना चाहते हो डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक cd_catalog.xml के नाम से एक फाइल बनाई हुई है और आप यहाँ देखोगे कैटलॉग के नाम से टैग है, एक सीडी के नाम से टैग है और उसके अंदर फिर कुछ और चाइल्ड टैग अवेलेबल हैं जैसे कि टाइटल, आर्टिस्ट, लेवल, ईयर। हमने सभी में कॉपी पेस्ट नहीं किया था, बस हमने आर्टिस्ट का नेम चेंज किया था उसके अंदर। ठीक है, तो आप सभी की एल्बम डिटेल्स फाइंड आउट करके उसके अंदर वो डिटेल वगैरह डाल सकते हो। बट हमने जस्ट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना था कि एक्सएमएल वाला पार्ट हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो हम लोगों ने कुछ अपने एल्बम के नेम्स इसमें कॉल किए हुए हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जब हम लोग लाइव यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं तो जिस भी पार्ट को आप चूज़ करते हो उसी से रिलेटेड उसका इन्फॉर्मेशन फैच हो रहा है। ना तो कोई पेज रिलोड हो रहा है, ना ही यूआरएल में कुछ सबमिट हो रहा है, सारा कुछ एजेक्स के थ्रू सीमलेसली वर्क कर रहा है। सो एजेक्स कैन बी यूज्ड फॉर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन विद एन एक्सएमएल फाइल. The following example will demonstrate how a web page can fetch information from an XML file with Ajax. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था शो सीडी के नाम से और ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपनी फाइल में आते हैं गेट सीडी, नहीं इसके लिए आना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ हमने एक शो सीडी के नाम से अपना बनाया हुआ है। ये वही चल रहा है जो बाकी प्रीवियस फाइल्स हम लोग करते आ रहे हैं, सब कुछ वही है, बस फंक्शन का नेम चेंज हुआ है। इसके अलावा और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बस गेट सीडी के अंदर हम लोगों ने क्वेरी पैरामीटर चलाया। क्वेरी पैरामीटर आपका यहाँ पर क्वेरी जनरेट कर रहा है जो हम लोगों ने गेट सीडी डॉट PHP बनाया हुआ है और ये बेसिकली डेटा आपको निकाल के वहाँ से इधर पहुँचा रहा है इस फाइल से, CD कैटलॉग से। ये फाइल यहाँ पर है। तो CD फंक्शन चेक इफ़ अ CD इज सेलेक्टेड। जैसे हम लोगों ने अभी पेज को रिलोड किया हुआ है तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो CD इन्फॉर्मेशन विल बी लिस्टेड है अगर कोई यूज़र चेंज करता है। क्रिएट एन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, create the function to be executed when the server response is ready, send the request of a file on the server. Notice that a parameter queue is added to the URL with the content of the drop down list. यानी यूज़र यहाँ से जो भी करेगा वो क्वेरी होगा। तो ये पार्ट हमने कहाँ पर ऐड किया हुआ है अपना एजेक्स XML के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, जो PHP फाइल है the page on the server called by the JavaScript above in a PHP file called getCD.php. The PHP script loads an XML document cd_catalog.xml, runs a query against the XML file and returns the result as HTML. तो फाइल का नेम क्या है, getCD.php. जब यहाँ से रिक्वेस्ट आपका चल रहा है तो आपकी इस फाइल के अंदर पहुँच रहा है। When the CD query is sent from the JavaScript to the PHP page, the following happens. PHP create एन XML DOM ऑब्जेक्ट, फाइंड ऑल आर्टिस्ट एलिमेंट, जितने भी हमारे कैटलॉग CD के अंदर आर्टिस्ट एलिमेंट उसको मिल रहे हैं, दैट मैचेस द सेम नेम सेंड फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट। यानी कि जो यहाँ से हमने भेजा ये जावास्क्रिप्ट से गया PHP के अंदर, PHP ने उसको रिक्वेस्ट किया XML फाइल के अंदर। ठीक है, आउटपुट द एल्बम इन्फॉर्मेशन, सेंड द टेक्स्ट हिंट प्लेस होल्डर। तो जैसे कि तुम तो चले गए थे लास्ट क्लास हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि हमारा यहाँ नेम डिफरेंट था तो ये डेटा नहीं दे रहा था, मैं एरर रिटर्न कर रहा था मैं इसके अंदर। तो ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ ओम शांति ओम लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये एग्जैक्ट नेम आपका कैटलॉग के अंदर यहाँ पर मैच करना चाहिए।
अगर वो एग्जैक्ट नेम यहाँ नहीं होगा लिखा हुआ तो ये डेटा रिटर्न नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो वो जो क्वेरी चलती है तो वो यहाँ पर आके आर्टिस्ट टैग के अंदर उसको फाइंड करती है, एग्जैक्ट उसी केस में होना चाहिए जैसा हमने लिखा हुआ है। नहीं होगा तो ये आपको वहाँ पर PHP एरर बना देगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये एडिशनल टैग हम लोगों ने डाले हैं कि जब भी आप इसको रिक्वेस्ट करोगे तो ये जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं यहाँ पर सबको लेके वहाँ पर जाएगा। तो चॉइस है चाइल्ड नोड लेके जाना चाहते हैं या नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पर बाकी से डिफरेंट रखने के लिए हमने क्या करा था, प्राइस ऐड किया था इसके अंदर। तो जब भी आप यहाँ से फर्स्ट वाले को रिक्वेस्ट करोगे, जैसे मैंने जब भी मेड किया देखो उसमें कोई प्राइस नहीं है, लेकिन जब मैं फर्स्ट वाले को ये जवानी को चूज़ करूँगा तो प्राइस इन्फॉर्मेशन भी हमें उसका रिटर्न होगा। तो जनरली होता यही है कि आपके XML में ये बेनिफिट आ जाता है कि आपको जो भी टैग अपना बनाना है, जिस हिसाब से आप उसको हैंडल करना चाहते हो इजीली करवा सकते हो। XML सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चरिंग के लिए, डेटा स्टोर कराने के लिए, डेटा फैच कराने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा XML का और कोई काम नहीं होता। मतलब जो भी यूज़र डिफाइन काम आप कराना चाहते हो यहाँ से होगा। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जब HTML CSS पे वेबसाइट नहीं बनती थी तो पहले क्या होता था, इमेज गैलरी जो लगाई जाती थी तो फ्लैश के अंदर लगती थी। अब फ्लैश में क्या होता था, किसी को ऐसा तो था नहीं कि कोई भी फाइल ओपन करेगा और एडिट कर लेगा उसके अंदर, क्योंकि वो एक तरह की मूवी जैसी होती थी। तो उसमें गैलरी कैसे बनी, तो हम लोग फ्लैश के साथ में एक्शन स्क्रिप्ट और एक्शन स्क्रिप्ट के साथ में हम लोग यूज़ कर देते थे XML में बस आप जाके अपनी इमेज ऐड कर दो, वो अपना फ्लैश की फाइल में दिखनी स्टार्ट हो जाती थी। मतलब काम हम लोग बाहर कर रहे हैं लेकिन कॉल हो गया वहाँ पे ऑटोमेटिक अंदर जाके। तो ऐसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर हम लोग यहाँ एक्सटर्नली इसको डिफ़ाइन कर दें, ये जितनी भी चीज़ हम लोगों ने XML में डिफ़ाइन की है तो वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये तो बन जाएगा लेकिन ये डेटा नहीं बढ़ेगा। तो या तो आप इसको भी कहीं से इंपोर्ट कराओ कि भाई ये जो डेटा है इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस। जैसे कि हम लोगों ने बनाया था ना, बैकएंड से फैच किया था 4 बंदों का नेम और वो फिर हमने डेटाबेस से मैच करके हमने लिफ्ट करवा दिया था। सो XML और AJAX का कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करता है कि पेज में यूज़र को पता नहीं चल रहा कुछ लोड हो रहा है या नहीं, बिल्कुल स्मूथली जैसे हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट वगैरह में होता है वैसे ही काम हो रहा है। इसमें एक और हमने एग्जांपल क्रिएट किया AJAX के अंदर, लाइव सर्च। लाइव सर्च के अंदर क्या है कि अगर आप यहाँ जाके कुछ भी अगर लिखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे अगर हमारा कीवर्ड मैच होगा तो हमें यहाँ पर उससे रिलेटेड रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे मैंने लिखा एनिमेशन, तो एनिमेशन देखो इतने नंबर ऑफ लिंक्स के अंदर एनिमेशन अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्राफिक्स, तो जहाँ पर ग्राफिक्स होगा वहाँ पर ग्राफिक्स वाला पार्ट आपको लिंक फिल्टर होके दिख जाएगा। तो ये है लाइव सर्च एग्जाम्पल। AJAX कैन बी यूज टू क्रिएट मोर यूजर फ्रेंडली इंटरेक्टिव सर्चेज। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल डेमोन्स्ट्रेट अ लाइव सर्च व्हेन यू गेट सर्च रिजल्ट while you type. So live search has many benefits compared to traditional searching. Results are shown as you type. जैसे आप टाइप करोगे तो उसी के अंदर आप अपने करेक्शंस वगैरह कर सकते हो, भाई मुझे कौन सा वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर एनिमेशन लिखा था तो इनमें से कौन सा आप चूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। रिजल्ट नैरो एज यू कंटिन्यू टाइपिंग, यानी कि जैसे मैं लिखता हूँ एनिमेशन तो कोर्सेज कितनी उसमें लिखा है वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इफ़ द रिजल्ट बिकेम टू नैरो रिमूव कैरेक्टर्स टू सी अ ब्रॉडर रिजल्ट, यानी कि अगर आप सारे एनिमेशन देखना चाहते हो कोर्सेज को हटा दो तो आपको और ज़्यादा रिजल्ट दिखाई देंगे, ठीक है। सो ये है इसका बेनिफिट। अब इसमें भी क्या है, XML से काम हो रहा है। अब हमने इसमें क्या करा, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को लगाया हुआ है, ठीक है। कि यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो मेन वेबसाइट खुलेगी, यहाँ से क्लिक करेगा तो गेमिंग एंड कोर्सेज के अंदर एंटर हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करेगा तो बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज के लैंडिंग पेज पर पहुँचेगा, यहाँ से क्लिक करेगा इसको, ठीक है। तो सब में अलग अलग है, तो आप जब इस पर पहुँचोगे तो हमारे अलग अलग लिंक ओपन हो रहे हैं इसके अंदर। अब ये काम कैसे किया, पहला पार्ट जो है सब कुछ सेम है जो लाइव सर्च के ऊपर अपना चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं लाइव सर्च तो स्क्रिप्ट में आप देखोगे यहाँ से अपना फंक्शन चल रहा है क्या, शो रिजल्ट। शो रिजल्ट के अंदर यहाँ पर हम लोग अगर फॉर्म पर आते हैं तो हमने एक फॉर्म बनाया जिसमें कोई भी एक्शन नहीं है। हमने लिखा इनपुट टाइप टैग साइज 30 ऑन की अब शो रिजल्ट दिस डॉट वैल्यू, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू को वहाँ पर दिखाना है। तो पहला पार्ट है जो चेक कर रहा है कि हमारा ब्लैंक है कि नहीं है, यानी कि अगर हम लोग ने यहाँ पर रीलोड किया अगर सब कुछ ब्लैंक है तो क्या है,
लाइव सर्च डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू ब्लैंक रहेगा और उसका जो बॉर्डर है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अभी जीरो क्या हो रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एनिमेशन, तो एक तो ये विजिबल हो गया और दूसरा उसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा, नन रहेगा और बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। दूसरा हमने एल्स में क्या करा कि अगर उसको कुछ डेटा मिलता है तो यहाँ पर दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट जो कि हमारा आ रहा है वहाँ पर लिंक्स, और बॉर्डर की थिकनेस जो 1 पिक्सल सॉलिड और इस तरह से चेंज हो जाए। बाकी नीचे वाला काम वही है जो हम लोग सभी फाइल्स में करते आ रहे हैं, बस यहाँ पर दो ये नई चीज़ें ऐड हुई। अब ये लाइव सर्च जो है हमने एक डिप बनाया हुआ है यहाँ पर और इसके अंदर हम लोग डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, जब यूज़र कोई सर्च कर रहा है। अब इसके साथ एक फ़ाइल जुड़ी हुई है लाइव सर्च डॉट PHP जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग अगेन XML डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट को कॉल करा रहे हैं। इसके अंदर लिंक्स डॉट XML हमने कॉल किया है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, और इसमें हमने पेजेस के अंदर लिंक के अंदर टाइटल एंड URL इस तरह से बना के अपने सारे लिंक्स डाले हुए हैं। तो यूज़र को जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है और उसके ऊपर लिंकिंग इसके थ्रू बन रही है। तो आप देख रहे हो हर एक में लिंक डिफरेंट है, कोर्सेज यहाँ पर और इसका सेम है। यहाँ पर एनिमेशन में जाएगा यूज़र, VFX में होगा, गेमिंग के अंदर होगा, वेब एंड ग्राफिक्स में होगा यूज़र। तो समझ आ रहा है, अगेन यूज़र डिफाइंड टैग हो गए, पेजेस लिंक टाइटल URL लिंक क्लोज, देन अगेन लिंक टाइटल URL लिंक क्लोज, इस तरह से। तो इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और लिंक अपने अवेलेबल है जो यूज़र वहाँ पर टाइप कर रहा है, और इस फाइल के अंदर हमारा पूरा लॉजिक रखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आपका लॉजिक काम करेगा इसमें। तो जैसे यहाँ पर न्यू एक हमने वेरिएबल बनाया न्यू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, फिर हमने बनाया इसके अंदर लोड कराओ लिंक्स डॉट XML। तो ये जो फाइल है ये हमारी किस में कॉल हो जाएगी, इस वाले वेरिएबल के अंदर। यानी कि अगर मैं ये ना भी लिखूँ तो मैं सीधे लिख सकता हूँ न्यू डोम डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, डॉट लोड लिंक्स डॉट XML। अब या तो आप इस तरह से डिफाइन कर लो या इसको एक एसोसिएटिव बना के इसके अंदर से आप डेटा निकालो, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट हो गया अपना। न्यू से ऑब्जेक्ट ही तो होते हैं अपने। फिर मैंने लिखा XML डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये पूरा पार्ट आ रहा है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग का नेम क्या है, लिंक, जो आप यहाँ देखोगे इसके अंदर लिंक टैग को हम लोग गेट कर रहे हैं इसमें। और वहाँ से हम लोग फ्रंट एंड से क्वेरी क्या भेज रहे हैं, उस क्वेरी के बेसिस पर इसको फैच करा रहे हैं। स्ट्रिंग डॉट लेंथ अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये डेटा निकाल के देगा आपको, और अगर नहीं है कुछ भी तो वहाँ पर नल रहेगा, जो कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट से फ्रंट एंड पर ऑलरेडी रिक्वेस्ट अपना चलाया हुआ है। ये आपका मैचिंग सर्च करके निकाल के देगा आपको। इसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट है आपका, अगर यूज़र ने कुछ भी नहीं टाइप किया तो नो सजेशन, अगर टाइप करेगा तो रेस्पॉन्स इक्वल टू जो भी हमारा हिंट के अंदर चल रहा है यहाँ से वो डेटा आपको हिंट के इक्वल टू दिखाई देगा। और लास्ट में हमने एको कर देना अपने रेस्पॉन्स वेरिएबल को, जिसके अंदर हमारा या तो डेटा आएगा या नहीं आएगा। तो ये वाला लॉजिक कुछ इस तरह से। अच्छा, ये ना कुछ आपको इस तरह के एरर वगैरह दिखाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब जो डेप्रिकेट में समझ अंडरस्टैंड करते हैं, बट आपका यहाँ पर ये चीज़ें काम करेंगी जब आप ना लिखोगे। जैसे अरीना, तो जितनी जगह पर अरीना वगैरह होगा सारे लिंक्स फंक्शनल है, ऐसा कोई लिंक नहीं है जो फंक्शनल आपका ना हो, सब काम करेंगे। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एजेक्स में बहुत सारी चीज़ें ना यूज़र डिफाइन है, तो इसको एरर काउंट करता है। ऑनलाइन कोई नहीं है क्या? सौरभ ने ज्वाइन नहीं किया। इंटरव्यू में अगर हमसे पूछा जाए क्या हम लोग एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें यूज़र को बार बार डेटा लेने के लिए फैच ना करना पड़े। जैसे अरीना के उसमें एक आपको दिखाते हैं, apptrack.asia। इसको एक बार लॉगिन करेंगे। कंटिन्यू करिए। एकेडमिक्स, अब मान लो हमें यहाँ से किसी स्टूडेंट का डेटा देखना है, तो
तो देखो ये डेटा तो सारा आ गया पहली क्वेरी में, जब आपने यहाँ से चलाया तो सारा डेटा लोड हो गया उसका, तो उससे कोई रिफ्रेश नहीं हो रहा है। लेकिन इसके आगे प्रोसीड करने के लिए आपको डेटा फैच करना पड़ेगा। या तो एक तरीका ऐसा होता है कि जब मैंने यहाँ से यहाँ तक का सारा डेटा लिया, तो जब मैं लास्ट वाला चूज़ किया तो उसके बेसिस पर जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आ जानी चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक रिक्वेस्ट चलानी पड़ेगी बैच टाइम चूज़ करके, तो यहाँ पर हमें एक डेटा तब निकल के आ रहा है। या फिर आप 7:30 to 9 में बच्चे को ढूंढ रहे हो, या फिर किसी डिफरेंट टाइम में ढूंढ रहे हो। तो डिफरेंट टाइम के अंदर देखो, जैसे 10:30 में निकल गया एक बच्चे को बैच अलॉट ही नहीं हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे निशांत कोई नाम से कोई स्टूडेंट, एक तनिष्क नाम से कोई अपना स्टूडेंट है, ठीक है। ईमेल का स्टेटस वेरीफाइड है या नहीं, तो ये सारा डेटा कहाँ से फैच हो रहा है, वैकेंसी फैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जब मैं यहाँ से फैच की रिक्वेस्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये काम भी हो उसी से रहा है एक तरह से एजेक्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि मुझे कैसे पता चला है, क्योंकि ऊपर कोई लोडिंग नहीं है। अगर ये रिक्वेस्ट जाती और पूरा पेज लोड होके आता, ठीक है, तो क्या होता कि यहाँ पर ऊपर लोडिंग आती और ये डेटा इसके अंदर जितना भी लिखा था फ्लश हो जाता। इसको ऐसा समझा एग्जांपल के तौर पर, दिखाई दिया, तो ऐसे ही पूरा पेज लोड हुआ, डेटा सारा निकल गया उसके अंदर से कि हम क्या सर्च कर रहे थे। तो एजेक्स का रोल समझ में आ रहा है? हाँ, तो डेटा सारा जितना भी इसकी मेमोरी में था वो सब निकल गया उसके अंदर से। तो जैसे मैंने यहाँ से कोई भी बैच टाइम लिया, यहाँ से जाके हमने कोई एक पर्टिकुलर कोर्स को चूज़ किया, यहाँ से हमने कोई टर्म में अटेंडेंस लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ से हमने बोला फैच, जैसे आदित्य, बाकी के बच्चे ये हैं इसके अंदर, तो जिनकी इन बच्चों की उस वाले टाइम स्लॉट में अटेंडेंस लग चुकी है, अभी टर्म 2 में नहीं लगी है, तो टर्म 2 के अंदर ये वाले बच्चे अवेलेबल हैं। तो आप देख रहे हो कि अदर करने से बेनिफिट क्या हो रहा है कि मान लो कोई बच्चा करंट बैच टाइम में नहीं है लेकिन किसी दूसरे में है, तो फिर आप बार बार एक एक करके ढूंढते रहोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो भाई 7:30 के अलावा कौन से टाइम के अंदर बच्चे उन्हें ढूंढ के निकालना है हमें, ठीक है, तो सारे निकल के आ गए इसके अंदर से। तो ये समझ में आया एजेक्स का बेनिफिट। लेकिन ये क्या है, ASPX। ASPX का मतलब होता है ASP.NET। जनरली स्कूल कॉलेजेस वगैरह का जितना भी काम होता है ना, वो ASP में ही होता है, आज भी उसी में प्रेफर करते हैं। टेक्नोलॉजी सस्ती है इसलिए, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। और होस्टिंग भी सस्ती पड़ती है कि अगर आप ASP में काम करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, और माइक्रोसॉफ्ट की यानी कि विंडो बेस्ड होस्टिंग होती है सस्ती होती है, और लिनक्स बेस अगर जाते हो तो महंगी मिलती है। लेकिन विंडो वाली होस्टिंग में और प्रॉब्लम होती है, वायरस एग्जीक्यूट हो सकता है उसके अंदर। मान लो कि आप कोई वेबसाइट अपने कंप्यूटर से लाइव लेके जा रहे हो और गलती से तुमने कोई वायरस अपलोड कर लिया उसके अंदर, तो जैसे कंप्यूटर का हाल होता है वैसे तुम्हारे सर्वर का भी हाल हो जाएगा, वो भी ख़राब हो जाएगा। सस्ते के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी जुड़े हुए हैं ना। और लिनक्स क्या होता है, बिल्कुल एप्पल जैसा। अब एप्पल में वायरस चला तो जाएगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसमें .exe चलता नहीं है, जिसको बोलते हैं लिनक्स। तो लिनक्स में वायरस चला भी गया तो भी टेंशन नहीं, तो वहाँ पर पैसा भले से ज़्यादा लगता है लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा है। अब वैसे PHP जो है वो दोनों पे ही चल जाता है, बट लिनक्स अगर है तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो जब भी आप कोई होस्टिंग खरीदें तो विंडो बेस कभी ना खरीदें, कि मान लो किसी यूज़र ने अपलोड कर दिया फाइल के अंदर और तुम्हारी वेबसाइट में अपलोडिंग का मैकेनिज्म लगा हुआ है और तुमने वैसे उसके अंदर ये नहीं पास करा कि भाई जिफ, JPG, PNG, टिफ क्या लोगे, या उसने जिप फाइल का तुमने दे रखा है कि भाई जिप बना के अपलोड कर दो, जिप में उसने वायरस दे दिया तुम्हें, तो तुम्हारे तो लग गया भाई सब, पूरा सर्वर गया। ना तुम्हारे पास बैकअप हुआ उस पर्टिकुलर टाइम का, या मतलब एक बैकअप का टाइम इंटरवल होता है भाई, सुबह दोपहर शाम का लगा रखा है। भाई छोटी कंपनी ऐसी करती है, अब उस बीच में ना जाने कितने यूज़र आए, 20 आए, 30 आए, वो सारा डेटा आपका लैप्स हो गई होगा उस कंडीशन में। तो बहुत सारे रिस्क हैं, तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम उसके साथ जाएं जो हमारा सेफेस्ट तरीका है, जिसमें आपके रिस्क जो है वो लोअर रहे। तो ASP.NET आसान टेक्नोलॉजी है, ईजिली कोई भी इसके ऊपर काम कर लेता है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई है पूरी की पूरी। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है JSP, ठीक है। स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी ERP बनते हैं वो बनते हैं आपके ASP, और अगर आपको वर्सेटाइल काम करना है तो PHP, ठीक है।
लेकिन बैंक जो है आज तक पीएचपी को लेके काम नहीं कर रहा। बैंक अभी भी अपना जेएसपी पे चलता है, क्योंकि उसको ब्रीच करना बड़ा मुश्किल होता है। जो पीएचपी आसान है, जिसको जावास्क्रिप्ट आती है वो पीएचपी चला सकता है, लेकिन जावा और जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली बोथ आर डिफरेंट। इवन रीड एंड राइट प्रोसेस भी डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि हम ये बोलें कि भाई जैसा वहाँ करते थे वैसा यहाँ भी कर लेंगे, वहाँ पर ये नहीं चलता। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप उसमें एरे डिफाइन करते हो तो यहाँ पर ही आके वैसे ही कर लोगे, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर लिखने का तरीका ही पूरा डिफरेंट है और रीड करने का तरीका भी टोटल डिफरेंट है। तो जिनको जावा आती है वो आज की डेट में, जब से एंड्रॉयड और ये आपके आईफोन के एप्लीकेशंस बनने स्टार्ट हुए, वो iOS और एंड्रॉयड डेवलपर बन गए सारे, क्योंकि वही चीज़ आगे जाके आपके मोबाइल एप्लीकेशंस बनाती है। iOS के लिए तो Kotlin ही होता है सर। सभी से काम हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी से पॉसिबल है। जैसे फ्लटर से भी काम हो जाता है हमारा, हाइब्रिड अगर हमें एप्लीकेशन बनानी हो तो डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी की डिमांड क्या है, कितना वो सेफेस्ट सिक्योर वो डिमांड कर रहा है, उसके बेसिस पे। तो एजेक्स नहीं होगा तो जरा सा ही पेज लोड होगा तो आपका डेटा आप लूज कर जाओगे, तो ये होता है फ़ायदा। चलिए, तो ये बना अपना यहाँ से यहाँ तक का एग्जाम्पल्स के अंदर। अब इसके बारे में कुछ चंद लाइनें डिफाइन कर देते हैं। एक मिनट दीजिएगा, मेरे बच्चों को मैसेज डालना है। क्या नाम था? MWF। 9 to 10:30 AD।
चलिए, the results in the example above are found in an XML file links.xml. Example explained. When a user types a character in the input field above, the function show result is executed. The function is triggered by the on key up event. ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाया और जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, जैसे यूज़र की अप करेगा कुछ भी लेटर टाइप करने के बाद में, तो ये बेसिकली क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसका तुम लोगों ने सोर्स कोड यहाँ लिखा था, गेट सीडी वाला, सॉरी गेट लिंक्स वाला, उस पर आते हैं। सोर्स कोड explained. If the input field is empty, यानी कि str डॉट लेंथ अगर आपका क्या है 0, अगर यूज़र ने सर्च फील्ड में कुछ भी टाइप नहीं किया है, द फंक्शन clears the content of the live search placeholder and exist the function. और अगर कुछ टाइप होता है, if the input field is not empty, the show result function execute the following. तो ये हमारी रिक्वेस्ट कुछ कॉमन ही रहेंगी, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। तो जैसे कि हमारी एक XML HTTP रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट होगी एंड रेस्पॉन्स रेडी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इनपुट विद द कंटेंट ऑफ द इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा लाइव सर्च के साथ में क्यू पैरामीटर काम कर रहे हैं। अब जो इसका PHP फाइल है उस पर आइए, hrh2 दी PHP फाइल, the page on the server called by the JavaScript above
is a PHP file called livesearch.php. The source code in livesearch.php searches an XML file for titles matching the search string and returns the result. ठीक है, तो ये काम होगा हमारा JS फाइल के अंदर, और ये काम हमारा होगा JS से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो PHP के अंदर. इसके अलावा if there is any text sent from the JavaScript string length strlen string length query is greater than 0, the following happens. Load an XML file into a new XML DOM object. Loop through all titles element to find matches from the text sent from the JavaScript. Sets the correct URL and title in the $response variable. If more than one match found, all matches are added to the response variable. If no matches are found, the response variable is set to no suggestion. ठीक है जी, तो ये काम हमारा इस फाइल के अंदर हो रहा है. तो जैसे वो देखते हो कि आज तक वगैरह की वेबसाइट पर आते हैं, अभी जैसे इलेक्शंस अपने चल रहे हैं, जैसे मैं अभी क्रिकेट का देख रहा हूँ ना,
वैसे ना ये लोग जब वोटिंग हो जाती है, वोटिंग से पहले ये लोग क्या करते हैं कि वो निकालते हैं एक पोल कि भाई आपको इन दो गवर्नमेंट में से जितनी भी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उसमें से कौन बेसिकली जीतने वाला है। तो देखते हो रियल टाइम में क्या होता है कि जैसे इसका ऐसा समझो, अगर यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे आप इंस्टाग्राम पर होते किसी को एक लाइक करते हो तो इंस्टेंट आपका नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है जब तक वो 1000 में ना पहुँच जाए, क्योंकि 1000 में तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक जैसे 1.9 के बाद में सीधे 2 नहीं होगा तब तक आपको 1.9 ही चलता रहेगा उसके अंदर। या जैसे यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि वो पर्टिकुलर वो नंबर्स दिखाते हैं, ठीक है, कि जैसे एक नंबर बढ़ेगा तो आपको वो नंबर दिखेगा उसके अंदर कि इतने नंबर ऑफ यूज़र्स ने इसको व्यू किया है या लाइक किया है उस तरह से। तो वो भी सारा कुछ आपका एजेक्स का ही कमाल होता है। या जैसे व्हाट्सएप पर आप देखते हैं पोल के नाम से फीचर अवेलेबल है, एजेक्स का ही कमाल है उसके अंदर भी। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं पोल का ऑप्शन रहता है, यहाँ जाकर अपने क्वेश्चन ऐड कर दो, ऐड और उसके बाद में जैसे मान लो कि अरीना के अंदर कोई इवेंट हुआ या अरीना में बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो बच्चे किसको लाइक करना चाह रहे हैं, समझ गए ना। तो वहाँ पर क्या होगा, हमने एक क्वेश्चन बना के डाल दिया अपना पोल करके और हमें उस पर फीडबैक मिल जाएगा कि भाई बच्चे किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं डिज़ाइन को, या क्या फीडबैक है उसको लेके, उस तरह की चीज़ें। तो रियल टाइम में जितना भी काम हो रहा होता है वहाँ पर आपका एजेक्स वाला चीज़ें जो ऑटोमेटिक टैप किया है हैंड टू हैंड पता चल रहा है भाई इतना हमारा चल रहा है। तो देखते हो जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि अपना एक टीवी स्क्रीन के ऊपर वो सब्सक्राइबर की विंडो खोल के रखते हैं, जैसे 1000 पहली बार 1000 हुए तो अपना पार्टी पॉपर्स वगैरह अपना ये, या फिर जैसे मिलियंस हुए किसी के पहली बार, इस तरह से। तो वो रियल टाइम जो डेटा आ रहा होता है वो सब एजेक्स का ही कमाल है अपना, जहाँ पर आपको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ रहा, सीधी सी बात है, तो वो काम एजेक्स करती है। क्योंकि एक होता है कि डेटा, मान लो कि क्रिकेट का मैच अगर हम लोग कहीं पर देख रहे हैं, अगर आपको बार बार रिफ़्रेश करके देखना हुआ, पहले के टाइम में ये टेक्निक नहीं थी 2005 से पहले, तो वेबसाइट तो पहले भी चलती थी, क्योंकि 1970 से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। अब था गया कि पहले रिफ़्रेश करना पड़ता था या फिर एक ऑटोमेटिक रिफ़्रेश लगा होता था मेटा के अंदर। तो अगर स्पीकर आपको ऑन है तो थोड़ी देर के बाद आगे आवाज़ आती कड़क और पेज आपका रिफ़्रेश हो रहा होता था, ठीक है। और एक आजकल क्या होता है, जैसे मान लो जीमेल है, ठीक है, जैसे इस टैब को क्लिक किया ये एक बार अपना पूरा प्रोसेस कर लेगा, और जब तक आप इस टैब को खुला रखोगे फिर इसके ऊपर मेल आए जो मर्जी आए आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, यहाँ पर मेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जीमेल में कई बार क्या करते हैं, रीलोड चला रहे होते हैं यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं है, मेल तभी आएगा जब उसको आना होगा। जैसे आउटलुक में सेंड हाँ, मार्क। ऑटोमेटिक चलेगा वो। या फिर इन्होंने देखो यहाँ पर रिफ्रेश अलग बना रखा है, यहाँ रिफ्रेश अलग दिया हुआ है, ये करोगे तो ये पर्टिकुलर रिफ्रेश होगा, यहाँ से करो तो पूरा कुछ रिफ्रेश होगा उसके अंदर, इस तरह की चीज़ें। सेल फोन के अंदर जो आप लोग पुश नोटिफिकेशन देखते हो, तो उसके अंदर भी कुछ यही मैकेनिज्म काम कर रहा था। प्लगइन्स होते हैं, जैसे वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट होगी तो वहाँ पर एक प्लगइन मिल जाता है पुश नोटिफिकेशंस के नाम से। तो जैसे मान लो आपने कोई ब्लॉग लिखा, एक बार आप आज तक की वेबसाइट अपने फ़ोन में खोल लो, वहाँ पर आप कुकीज़ उसके अलाउ कर लो, उसके बाद देखना आज तक में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन में दिख रही होगी। आप रीड करना चाहते हो करो, नहीं तो छोड़ दो उसको। उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे किसी साइट ओनर के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, अब उन्होंने कोई सेल चलाई फॉर एग्जांपल, तो इन सब चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि मेरा मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्पेंड बच जाता है। तो भाई मैंने तो यहाँ से पुश किया, यहाँ से मैंने कुछ ऑफर बनाया चलाया, जितने भी लोग ऑनलाइन होंगे तो सीधा से सेल फोन होने का फ़ायदा क्या, बंदा 24 घंटे ऑनलाइन। पहले के टाइम में क्या था, डेस्कटॉप पे जाकर पर्टिकुलर में लॉगिन होना पड़ता था, सेल फोन में बंदा 24/7 लॉगिन रहता है किसी भी ऐप के ऊपर या हर चीज़ जो भी आप चलाते हो सोशल मीडिया वगैरह। तो एक झटके में जितने भी आपके मिलियन ट्रिलियन यूज़र जितने भी हैं सबके पास तक पहुँच गया, ना मैंने कोई ऐड दिखाया ना कुछ किया। या जैसे मान लो कि आप एक गूगल बिजनेस पार्टनर हो फॉर एग्जांपल, आपने अपना बिजनेस गूगल पे लिस्ट किया हुआ है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको गूगल बिजनेस के ऊपर अपना फीडबैक वगैरह दिया हुआ है, तो आपने कोई ऑफ़र बनाया कल किसी चीज़ को लेके, तो या फिर आपने कोई इवेंट बनाया, तो उतने लोगों तक आपकी रीच ऑटोमेटिक हो जाएगी, ऑटोमेटिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन सभी के फ़ोन में आ जाएगा भाई आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हो पर्टिकुलर डेट के ऊपर, या फिर एक इवेंट ऐसे बनाते हैं हम लोग कि जैसे उस लोकेलिटी में आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, एक गूगल पे थोड़ा सा अमाउंट पे कर दो, सबके पास तक चला जाएगा भाई ये इवेंट होने वाला है पर्टिकुलर स्टेट के, इस तरह तो की चीज़। उसमें तो हमने रेडियस लगा के राइट। हाँ उसमें तो रेडियस वाला रहता है, लेकिन जो मैंने पहला वाला बताया ना जिसमें पे नहीं कर रहे हैं उसमें कोई रेडियस नहीं है। उसमें बंदे ने कहीं से भी मुझे किया कमेंट, क्योंकि एक बार अगर उस मेरी प्रोफाइल में कमेंट कर चुका है तो मेरा उस तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा कम्युनिकेशन, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एक देखोगा आपने एक आजकल वो चल रहा है कि आप किसी स्टोर के सामने से गुजरते हो, ठीक है, आप मेन रोड पर चल रहे हो और जिन जिन स्टोर्स ने वो फीचर ऑप्ट किया होता है तो आपको दिखाता है कि आप रिसेंटली कहाँ से चेकड इन हुए हो या कहाँ से आपने क्रॉस किया है। सेल फोन पर गूगल मैप ना नोटिफिकेशन देता है, अगर आपका मैप ऑन है तो ऑटोमेटिकली सेल फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, यू रिसेंटली क्रॉस दिस स्टोर, यू रिसेंटली क्रॉस दिस स्टोर। तो देखते हो ना वो मैजिक पिन वाला जो सिस्टम होता है, तो मैजिक पिन इस तरह से काम करता है, एक तो लोगों को ढूंढने में आसानी करता है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली बताएगा अभी आप कहाँ हो। तो जैसे हमने प्रीति विहार अरीना के साथ हमने इस तरह किया था, तो जितने भी लोग वहाँ से गुजरते थे तो उनके फ़ोन में हम अपना पहुँच जाते थे। अब किसी कोई अरीना जैसे कई बार क्या होता है, जब तक मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं तब तक हम उसको देखते नहीं, अरे ये हमारे सामने था हमें पता ही नहीं था, ऐसा होता है ना हमारा जो होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा सर? आ, वो बीटा फेज में निकाला था जीमेल ने, सॉरी गूगल ने, अभी वो फीचर उन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं क्यों किया है क्या किया है, बट बड़ा अच्छा फीचर था वो। तो उसमें मैजिक पिन के साथ कुछ टाई अप था उनका, तो देखते हो बहुत सारी शॉप्स के बाहर मैजिक पिन का एक वो लगा रहता है, तो मैजिक पिन बताता है कि यू आर हेयर, तो जैसे आप उस जगह पर होंगे तो आपका वो हाइपर लोकेशन लेके उसके हिसाब से आपको फ़ोन पर दिखा देता है नोटिफिकेशन तुरंत कि अभी राइट नाउ एट प्रेजेंट आप कहाँ हो। तो उस जिस स्टोर ने लिया होगा फीचर, तो उस स्टोर का नेम, उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स ऑटोमेटिक आती है, तो वो बहुत सही फीचर था। और उसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हुए होंगे, जैसे मान लो उसमें क्या होता था, कुछ वो मिलते थे हमें क्रेडिट्स, अब ना जाने कितने लोग गुजर रहे हैं आपके यहाँ से, ठीक है, तो उसको अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आपके तो क्रेडिट्स ख़त्म होते जा रहे हैं ना, अब पता नहीं ना जाने आपके यहाँ से कितने लोग गुजर रहे हो। तो ये चीज़ था। तो बीटा फेज़ में आया था, ये आया था तकरीबन फीचर आपका 2017 से लेके 2020 से पहले, पैंडमिक से पहले पहले रहा है फीचर, फिर बंद हो गया। तो हमने बहुत चीज़ों में यूज़ किया था, अरीना प्रीतवारा के लिए यूज़ किया था, दिलशाद गार्डन के लिए यूज़ किया था, मैक के लिए यूज़ किया था, ऑटोमेटिक आता था, ठीक है। अगर मैं रोड प्रीतवार में क्या है ना कि मैक सामने है, अरीना इधर है, अगर मैं इधर खड़ा हूँ तो अरीना का नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन में आ रहा है, अगर मैं मैक की तरफ हूँ तो मुझे मैक का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है। चलिए, तो पोल में जनरली क्या होता है कि आपका कुछ ऑप्शंस आते हैं कि जिसको यूज़र चूज़ कर लेता है, या फिर दो चीज़ होती कि भाई आपको क्या लगता है बीजेपी जीतेगी हाँ या ना, उस तरह का। तो यहाँ से बना लेते हैं एजेक्स पोल। The following example will demonstrate, ये लाइन हमारे पास नीचे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ आ जाओ। will demonstrate a poll where the result is shown without reloading। क्योंकि लोडिंग हो गया फिर तो काम ही ख़राब हो गया हमारा, लोडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे H2, do you like PHP
एंड एजेक्स सो फार। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना HTML फॉर्म लगाना है और उसके बेसिस पर यूज़र हमें आंसर कर सकता है इसके अंदर। स्क्रिप्ट का जरिए छोड़ दो और यहाँ आ जाओ। तो रेडियो के लिए क्या लिखते हैं भाई, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। और इसमें जाके हम लोग अपनी एक वैल्यू स्टोर कर देंगे, जैसे कि क्या, यस, और दूसरी क्या कर देंगे, नो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे नेम, डिफाइन करें नेम इसके अंदर, और इसमें वैल्यू एंड वैल्यू। तो यस वाले में यस कर दो, नो वाले में नो कर दो। इस तरह से इसमें कुछ अपना डिफाइन कर दो। या हम इसको वुलियन में भी कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कि 0 और 1, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो नेम जैसे कि मैं इसको रख देता हूँ पोल या बोट फॉर एग्जांपल, इस तरह से ये अपना हो गया। अब यूज़र जब इसको क्लिक करेगा तो यहाँ से गेट बोट कर दो, और जो भी इसकी वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू, ऑन क्लिक गेट व्हाट, दिस डॉट वैल्यू। अब मान लो कि यस करा यूज़र ने या नो करा यूज़र ने, तो वो आपको इससे पता चलता रहेगा। तो इतना काम आपने इसमें कर लेना है। और एक फंक्शन आप अपना बना लेंगे इस नाम से, विच इज़ गेट बोट। तो यहाँ जाओ, गेट बोट, और यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, इंटीजर। इंटीजर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास जो वैल्यू है इसमें वो इंटीजर है। तो यहाँ जाइए और इसमें जाके आप डिफाइन कर लेंगे। इसको हटा दो, क्योंकि अब की बार कोई ब्लैंक का चक्कर तो है नहीं, वैल्यू हमारे पास पहले से लोड है। तो ये पूरा हटा देंगे इसमें से। और नीचे हमारा जो एडिशनल क्लोज हो रहा है उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, बस फंक्शन रह जाएगा अपना। तो वेरिएबल XML HTTP में न्यू रिक्वेस्ट ला देंगे, ऑन रेडी स्टेट चेंज फंक्शन एंड दिस डॉट रेडी दिस। यहाँ जाइए, यहाँ जाके डिफाइन कर दें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो नीचे जो हमारा यहाँ पर है इसको आप पोल के नाम से बना लो। तो जो भी रेस्पॉन्स होगा वो इसमें ले आएंगे। ये क्या हो गया अपना, पोल डॉट इनर HTML इक्वल टू दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। और यहाँ से आप अपनी एक फाइल बना लेंगे, पोल अंडरस्कोर बोट डॉट PHP। स्ट्रिंग नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इंटीजर। और यहाँ पर हमारा लॉजिक लगेगा इसके अंदर। ज़रा यहाँ ये रिफ्रेश करेंगे, बैक करेंगे, ये अपना बना एजेक्स का पोल वाला। अलग अलग लाइन में देखना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लीजिएगा, और यहाँ पर क्या लगा लेंगे, BR फॉर ब्रेक, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पोल, और इसके बेसिस पर हमारा होगा काम। द रिजल्ट इन द एग्जाम्पल ऑफ आर फाउंड इन फाइल लिंक्स डॉट XML। नहीं, ये गलत है, हटाओ। चलिए कॉपी करेंगे इसको, यहाँ से एक न्यू फाइल बनाएंगे
डॉट PHP और इसके अंदर जाके आपने अपना डिफाइन करना है। तो लिखिए क्वेश्चन मार्क डॉट PHP और यहाँ जाके अपने एक वेरिएबल बना लो लाइक बोट। बोट इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट और इसमें हम लोग क्या लेकर आएंगे, अपना बोट। यहाँ लिखिए गेट कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल। यहाँ लिखिए फाइल नेम इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट, यहाँ लिखिएगा पोल अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट TXT क्लोज। यहाँ पर बनाएंगे दूसरा कंटेंट इक्वल टू फाइल और फाइल का नेम। नेक्स्ट पुट कंटेंट इन एरे डॉलर एरे वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्लोड। यहाँ पर पाइप का यूज करेंगे सेपरेटर, डॉलर कंटेंट एरे में पोजीशन स्टार्ट फ्रॉम 0, इसको क्लोज कर। अब एक यस के नाम से वेरिएबल बना लो। तो यस पे हमारे एरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर एरे की 0, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 स्टोर किया था यस में, और 1 हमने किसके लिए बनाया था, नो के लिए। यहाँ जाके नो डिफाइन कर दो। लिखिए इफ बोट 2 टाइम इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू में क्या करा दोगे इंक्रीमेंट, डॉलर यस इक्वल टू यस की जो भी वैल्यू है उसमें क्या हो जाए +1। कॉपी इफ बोट की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नो वेरिएबल और नो की वैल्यू +1। अब नो में तो सर जैसे हम एक डालते हैं तो दो बन जाएगा ना, क्या, अब नो पे हम क्लिक करते हैं हाँ तो ये 1 + 1 2 बन गया ना। अभी इसका आगे का लॉजिक आएगा ना। अब हमारे क्या यस और नो दोनों हमारे अलग अलग आ रहे होंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इंसर्ट वोट्स टू टेक्स्ट फाइल कि डॉलर इंसर्ट वोट इक्वल टू डॉलर यस डॉट डॉट डॉलर नो। नेक्स्ट डॉलर फाइल ओपन F ओपन फाइल नेम, इसको हमने क्या बनाना है राइट, तो राइट के लिए क्या लगाते थे फ्लैग W, F पुट्स फाइल पुट्स में कॉल कर देंगे डॉलर FP डॉलर इंसर्ट बोट एंड F क्लोज फंक्शन में डॉलर FP को बंद कर दो। नहीं चाहिए, यहाँ पर इसको बंद कर दो। H2 रिजल्ट एक टेबल बना लो, टेबल में TR में TD, यहाँ लिखेंगे यस और इसी तरह से एक आप बना लोगे अपना नो से रिलेटेड, तो एक TD और बना लो इसके अंदर। पोल से रिलेटेड कोई आप अपनी इमेज वगैरह देख लो, पोल
इमेज जा सकते हैं। अच्छा जाना है, टाइम हो गया होगा, ठीक है ठीक है, वेलकम। तो हमें भी ना कुछ ऐसा ग्राफ जैसा ही चाहिए कि यहाँ पर ना ग्राफ बन जाए हमारा। ऐसा ही कुछ ग्राफ बेस्ड बनाएंगे। चलिए यहाँ जाओ और डिफाइन करो इसके अंदर एक और टी डी और यहाँ लिखो IMG SRC पोल डॉट गिफ विड्थ जो हमने इसकी रखनी है वो यहाँ डिफाइन करो। विड्थ में जाके लिखिए क्वेश्चन मार्क PHP echo 100 मल्टीप्लाई राउंड, और राउंड फंक्शन में आप जाके लिखेंगे यस डॉलर डिवाइडेड बाय वेरिएबल नो प्लस वेरिएबल यस, और इसको यहाँ पर क्लोज कर दो और ये PHP यहाँ पर बंद, क्वेश्चन मार्क क्लोज, और इसकी एक हाइट डिफाइन कर दो लाइक 15 या 20 इस तरह से। अब इसमें जाके यहाँ लिखेंगे आप इसी को फिर से कॉपी, पेस्ट 100 राउंड 100 मल्टीप्लाई राउंड यस नो प्लस यस 2, और आगे इसके लगा दो परसेंटेज का सिंबल। तो ये हो गया हमारा यस के लिए, ऐसे आप बनाओगे नो के लिए। तो इसको कॉपी करो पेस्ट करो, ये हो गया हमारा नो, यहाँ भी पोल डॉट जिफ ही रहेगा, और यहाँ से करना आप यस की जगह पर नो से डिवाइड, नो डिवाइडेड बाय नो प्लस यस, और नो डिवाइडेड बाय नो प्लस यस। कंट्रोल एस, इस तरह से अपना ये वाला पार्ट काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोट को चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको चलाएंगे तो बोट इक्वल टू आप यहाँ से भेज देंगे क्वेरी में, बोट इक्वल टू, एक बार सर इस फाइल को यहाँ पर जाके रन करके देखो कि जब हम इसको येस चूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है। तो देखो बोला है फाइल पोल अंडरस्कोर रिजल्ट्स डॉट टीएक्सटी फेल टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल डायरेक्टली। तो आपको ये एक फाइल और बनानी पड़ेगी जिसमें बेसिकली आपका ये वाला काम चलेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, इस फाइल को कॉपी करो
और यहाँ जाके आपने एक न्यू फाइल बनानी है पोल रिजल्ट डॉट टी। हमने वहाँ से राइट मेथड लगाया तो डेटा उसके अंदर राइट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो वापस अपनी फाइल में आइए, रिफ्रेश करेंगे, एजेक्स पोल डॉट PHP, हमने यहाँ से बोला यस, तो हमारा फाइल वाला एरर जो है वो सॉल्व हो गया। अब लिखा रहा है अनडिफाइंड एरे की 0 और ये है पोल अंडरस्कोर बोर्ड डॉट PHP के लाइन नंबर 10 के अंदर। तो इसको फिक्स करो, लाइन नंबर 10 ये कह रहा है भाई जो हमने यहाँ पर एरे डिफाइन किया है एक्सप्लोड, कंटेंट 0, क्या पढ़ रहा है इसको ये, अनडिफाइंड एरे की 0, वोट इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड वोट, फाइल का नेम आ गया कंटेंट फाइल नेम, ठीक है। तो आपको ये भी फिक्स करके आना है। तो आप क्या करोगे, जो अपनी टेक्स्ट फाइल है उसमें जाओ पोल रिजल्ट डॉट TXT के अंदर और यहाँ जाके आपने लिखना है 0 0 इस तरह से। तो शायद हमारे से 0 वाली जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। फिर से रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या लिखा रहा है 100%। अगर नो चूज़ करेंगे तो देखो 2 वोट हो गए 50-50। फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। रिफ़्रेश करेंगे तो देख रहे हो हमारे बोट्स जो है वो स्टोर होने लग गए हैं इसमें। तो देख रहे हो यहाँ पर काउंट बढ़ रहा है, यस के काउंट कितने हो गए 5, इसके काउंट कितने हो गए 2। तो इस तरह से मैकेनिज्म काम करेगा। अब पोल की जो आपकी गिफ फाइल है, अगर आप वो गिफ फाइल इसमें लगा दो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल ढूंढ लेते हैं और इसको अपने आज की डेट के फोल्डर में स्टोर कर लेंगे। पोल डॉट गिफ के नाम से, और यहाँ पर अपने VS कोड में इस इमेज को लगा के देखते हैं। यहाँ हो गए, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, लिखिए इमेजेस स्लैश पोल डॉट गिफ, और जब आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे फिर से बोट करेंगे तो आपका बोटिंग काम कर रहा है और यहाँ पर आपका नंबर जो है वो पीछे स्टोर होता रहेगा। तो देख रहे हो बिना कोई रिफ्रेश कराए हमारा ये वाला मैकेनिज्म काम कर रहा है। और ये बोटिंग की जो हमने TXT फाइल बनाई है उसके अंदर हमने डेटा जो एक्सप्लोड करा रहे हैं इसको करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक में वैल्यू क्या है 0, एक में वैल्यू क्या है 1। तो जब 0 पर क्लिक होगा तो वैल्यू में +1 हो जाएगा, नो होगा तो उसमें +1 होगा। इस तरह से आपका काम करेगा। तो वापस से 0 0 करके चलते हैं। हमारे बोर्ड फ्लश हो गए सारे। ऑनलाइन में नहीं कर पाएगा यूज़र क्योंकि इसका एक्सेस जो सर्वर साइट ओनर होगा उसके पास होगा। फिर से रिफ्रेश करेंगे, जैसे आप फर्स्ट वोट डालने जाएंगे, पहला वोट क्या है यस 100%। फिर से रिफ्रेश करेंगे, एक और वोट आएगा तो यहाँ पर अपनी वैल्यू 2 हो चुकी है इसकी। चलिए तो इसकी ज़रा कहानी को एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या इसके अंदर काम हो रहा है। यहाँ ये the get boat function does the following. Li create an XML HTTP request object, create the function to be executed when the server
response is ready. Send the request of to a file on the server. Notice that a parameter vote is added to the URL with the value of the yes or no option. The PHP फाइल, तो PHP फाइल में यहाँ जाकर हम लोग मेंशन करेंगे द पेज ऑन द सर्वर called by the JavaScript above is a PHP file called poll_boat.php. Next, the value is sent from the JavaScript and the following happens. Get the content of the poll_result.txt file. Put the content of the file in variable and add 1 to the selected variable. Write the result to the poll_result.txt file. Output a graphical REPRESENtation of the result. The text file. The text file poll_result.txt is where we store the data from the poll. It is stored like this: pre-tag class border p5, और इसमें हम लोग डेटा कैसे रखेंगे 0 0. The first number represents the yes votes. The second number represents the no votes.
नोट remember to allow your web server to edit the text file. Do not give everyone access, just the web server PHP। क्योंकि अगर अपने बोटिंग फाइल का अपना एक्सेस दे दिया तो कोई भी आपके रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। बोटिंग बिल्कुल जेन्युइन आएगी, लेकिन अगर नोटपैड फाइल का एक्सेस किसी के हाथ लग गया तो नंबर को कुछ भी कर सकता है उसके अंदर, समझ गए ना? तो वहाँ काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बोट जो जो आप यहाँ डालते जाओगे फटाफट अपना आता जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब लोग रिफ्रेश करें तो हमारा डेटा जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो भी मैं यहाँ से यस या नो कर रहा हूँ वो रेस्पॉन्स मेरा राइट होते आ रहा है पीछे, और रेस्पॉन्स नोटपैड फाइल में स्टोर हो गया। तो जब भी आप यहाँ से बोट डालोगे तो आपको पता चलता रहेगा। वो देखते हो तो जैसे इलेक्शन अभी चल रहे हैं तो टीवी के ऊपर वो स्कोर बोर्ड लगे रहते हैं, ठीक है? तो वो भले से टीवी के ऊपर आ रहा है, लेकिन जहाँ से वो बेसिकली स्क्रीन को वो दिखाते हैं वहाँ पर तो बैकएंड से वही लगा हुआ है ना। तो एक वो फोरकास्टिंग चलता रहता है, इतना परसेंट। वो रियल टाइम तो नहीं है बिल्कुल कि एग्जैक्ट इतना चल रहा है, वो काउंटिंग के टाइम पर रियल चलता है कि भाई हाँ भी कितने वोट आ रहे हैं। जैसे बीजेपी के का है यस, तो एक बंदा बीजेपी वाला दबाता आ रहा है यस यस, एक इसका वाला एक इसका वाला एक इसका वाला, तो वो डेटा भी टीवी के ऊपर आता रहता है भाई सीट्स कौन कितने इस पर लीड कर रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इस तरह से। तो ये थे हमारे एजेक्स के एग्जांपल्स जो कि कंप्लीट होते हैं। अब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट मंथ के अंदर यानी कि जो मई मंथ है अपना PHP MySQL बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बहुत डिटेल में हो गया।